बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा फिज़िक्स में बीएससी थर्ड ईयर का जो चैप्टर मैकेनिक्स का चल रहा है ग्रेविटेशन, उसमें लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ही है और ये है कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। कल हमने पढ़ा था कैप्लर्स लॉ ऑफ एरियाज, आज हम पढ़ने लगे हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स में असल में हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो प्रूव करना है, और वो मैथमेटिकल रिलेशन कुछ इस तरह का है कि जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द जो अपना पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, उसके टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो साबित हमने ये करना है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है ये रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का दूसरा मतलब ये है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और रेडियस का क्यूब, ये जो रेडियस है जिसे मैं रेडियस कह रहा हूँ, असल में ये सन और प्लैनेट के दरमियान डिस्टेंस है। और हम जानते हैं चूंकि प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए आर की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है। यहाँ पर जो आर हम लिख रहे हैं उसे आप एवरेज डिस्टेंस कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर और आर का जो क्यूब है, इनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जी कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। इसे बोलते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ये सामने मैंने कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है। तो चाहे आप इस तरह से लिख दें, ये वाली मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, और चाहे आप इसको इस तरह से लिख दें, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो अब हम शुरू करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है? सर आ रही है नजर। ओके। यस सर। बस 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 सारे ना बताना शुरू कर दें, मुझे पता चल गया है। जी बेटा, ये कौन रिक्शे पे बैठा हुआ है? अपने आप को म्यूट पे कर ले। कौन खला का सफर कर रहा है हमारे दरमियान? अच्छा, ये हमारे पास एलिप्टिकल पाथ है एक। इसमें जो प्लैनेट है वो ये है, जिसके मास को स्मॉल एम पी से जाहिर किया गया है। एम पी, पी फॉर प्लैनेट। और फर्ज करें ये एक फोकस है एलिप्स का। फोकस थोड़ा उसने ज्यादा ही इस तरफ बना दिया है, आप एज्यूम कर लें ये फोकस है, और फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है सन। और इसके मास को हम m और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा s लिखा हुआ है उससे जाहिर कर रहे हैं। हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है सन और प्लैनेट के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mass of sun into mass of planet डिवाइडेड बाय उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो मैंने सामने रिलेशन लिखा है, ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो प्लैनेट और सन के दरमियान है।
एक्चुअली जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो इसी फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यही वो फोर्स है जो प्लैनेट को सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करने के लिए या रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक स्टोन को एक रस्सी के साथ बांध के उसको घुमाना शुरू कर दें तो स्टोन के अंदर जो टेंशन की फोर्स होती है, सॉरी रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स होती है वही असल में स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हों तो। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से स्टोन सर्कल में घूमता रहता है। जब तक आप रस्सी के अंदर एक खास मिकदार वाली टेंशन कायम किए रखें तब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती रहती है और वो सर्कल में घूमता रहता है। जैसे ही हम रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं यानी उसकी जो स्टोन की वेलोसिटी है उसको थोड़ा कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाती है और जो स्टोन है वो वापस नीचे गिर जाता है या स्टोन की कोशिश होती है कि वो स्ट्रेट पाथ में जाना शुरू कर दे। सेम उसी तरह ये जो ग्रेविटेशनल पुल है बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है जिसको मैं अभी अभी ये देखें एक लाइन से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो सन प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है यही जो ग्रेविटेशनल पुल है यही असल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसे प्रोवाइड की जा रही है? प्लैनेट को। तो यहां पर मास की जगह क्या आएगा? मास ऑफ प्लैनेट mv² डिवाइडेड बाय r। अब ये v क्या चीज है? ये उस प्लैनेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट ऑर्बिट में घूम रहा है। इसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी अक्सर कह देते हैं। राइट हैंड साइड पे वही सारा कुछ जो मैंने ऊपर लिखा था, ms mp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर एक तो मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल हो गया, इसके अलावा नीचे एक ये वाला रेडियस कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर वेलोसिटी लिखा हुआ है अगर मैं v की जगह r ओमेगा पुट कर दूं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा r ओमेगा सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कैपिटल G मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है उसको अलग अलग कर दें, ये बन जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर G ms डिवाइडेड बाय r। जी जरा बताएं यहां तक समझ आ गई है सबको? एक दो बच्चे फीडबैक दे दें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। मुझे लग रहा है आप सो गए। ओके, लड़के जाग रहे हैं कि वो सो गए हैं ऑन करके? अच्छा, गुड गुड। चलें इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। हम पहुंच गए जनाब यहां तक। अब आप देखें जो r क्यूब है, सॉरी r स्क्वायर जो है, इसे मैं इस तरफ ले जाता हूं थोड़ी देर के लिए तो ये उस तरफ जाके जाहिर बात है r के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा r क्यूब। अब हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम 1 रेवोल्यूशन की बात करें तो जो थीटा है वो 2 पाई रेडियन हो जाता है और जो टाइम है उसे हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, यानी मैं ओमेगा की जगह
2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी भी पुट कर सकता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। अब आपके पास बन गया 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे कैपिटल जी, मास ऑफ सन एंड आर का क्यूब नीचे आ गया। अब आप इस स्क्वायर को ओपन कर लें, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एस डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब ऐसा करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको उस तरफ ले जाएं, इसको उस तरफ ले जाएं, तो टी स्क्वायर के साथ आ जाएगा जी एम एस, आर क्यूब जो है इसके साथ आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन को ज़रा अच्छा लगाने के लिए हम इसको उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। सॉरी, ये टी स्क्वायर मैंने उल्टा लिख दिया, चेक करें ज़रा। आप भी सोए पड़े हैं, आपने भी नहीं बताया। ये देखें, ये उस तरफ आना था, ऊपर आना था। मैंने T2 लिख दिया था ना, टी स्क्वायर आना था असल में। तो टी स्क्वायर आपके पास आ गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम एस multiplied by r cube. Now this is the final relation. इसमें आप गौर करें, t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। यानी t से मुराद ये है कि वो वाला टाइम जिस टाइम में प्लैनेट पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले। r क्या है? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब 4 पाई क्या चीज़ है जी? ये भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.1416। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। मास ऑफ सन, ये भी जाहिर बात है चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को ना लिखें तो इक्वालिटी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे ऐसे लिख लें, जब दो क्वांटिटीज में आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उनकी जो रेशो है उसका आंसर कांस्टेंट आता है। तो आपको याद होगा, इसी से मैंने शुरू किया था आज का लॉ। तो यही है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। मैं एक नज़र आपको जो मैंने लिखा है ये सारा एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ और उसके बाद हम बुक वाला जो हिस्सा है वो भी एक नज़र देख लेंगे। यहाँ से शुरू किया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला हमने लिखा। वहाँ से ही हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फिर चलते चलाते कुछ कैंसलेशन हुई, मास ऑफ प्लैनेट को कैंसिल किया और दिली सुकून मिला। आप जानते हैं जब किसी कैंसलेशन कहीं होती है तो बड़ा सुकून मिलता है। ये कैंसिल हुआ, नीचे से एक r कैंसिल हो गया। फिर चलते चलाते v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट किया, फिर रीअरेंज किया, थोड़ा सा ओमेगा की जगह पुट करना पड़ा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। फिर मज़ीद रीअरेंज करते गए, ये वाला रिलेशन आ गया और फिर चलते चलाते यहाँ पहुँच गए। और मैंने आपको बताया कि जब दो क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी रेशियो का आंसर सेम आएगा हमेशा। अब मैं चलता हूँ बुक की तरफ। ये बुक की शक्ल सूरत है, इसमें ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है बनाना। बाकी उसने भी मिलते जुलते मेथड से उसी तरह से डेरिवेशन कर दी है। आगे चल के चूँकि हम एलिप्स की बात कर रहे हैं तो एलिप्स में जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसको A से अगर जाहिर कर दिया जाए तो फिर R की जगह क्या आ जाएगा? A। तो सेम वही चीज़ है, बस R की जगह A लिख दिया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि R इज़ द एवरेज डिस्टेंस, तो यहाँ भी आपको एवरेज डिस्टेंस का कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसको भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। इसको भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आप
रिवाइज कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज़।